खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गरजना भी संभव है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही देखेंगे 4 तारीख को जो गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है, कहीं कहीं विशेषकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में इनमें कहीं कहीं जो है आकाशीय बिजली चमकने और गर्जन के साथ हल्की वर्षा मिलने की संभावना। उत्तराखंड में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही अच्छा प्रदर्शन अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में किया हो, लेकिन कई जनपदों और कई मंत्रियों क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना जो है वो भी करना पड़ा है। और बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उनके समीक्षा करने की बात कर रही है। आपको बता दें उनमें मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र भी है जिनमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जिन जिलों में हुआ है उन जिलों में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल है। बात अगर पौड़ी की करें तो पौड़ी जनपद से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी आती है, तो वही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी आते हैं। लेकिन बीजेपी केवल पौड़ी जनपद में कोटद्वार नगर निगम जीतने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में रैलियां कर दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव लाएगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुना की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 12 सालों में केजरीवाल के नाटक को झेला है और बहुत सहा है। सौरभ भगुना ने कहा कि सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, उनके तमाम मंत्री कोई ना कोई घोटाले में जेल गए। अगर दिल्ली की जनता को पारदर्शिता चाहिए तो आपको उखाड़ फेंकना होगा। जरूर आना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से केजरीवाल जी के नाटक को झेला है। केजरीवाल जी के किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में गया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में रहे घोटालों में। तो दिल्ली की सरकार ने काफ़ी कुछ, दिल्ली की जनता ने काफ़ी कुछ इन 12 साल में झेला है। और अगर एक पारदर्शिता सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहिए, दिल्ली देश का कैपिटल है, उस कैपिटल को दुरुस्त करना है, पोल्यूशन को कम करना है, वहाँ पे रोज़गार को बढ़ाना है, वहाँ पर जो वादे केंद्र सरकार ने किए हैं यूनिवर्सिटीज़ बनवाने के, स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनवाने के, हॉस्पिटल्स बनवाने के, अगर उनको पूर्ण करना है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। थैंक यू। ज़रूर आना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने
उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना किसानों, गन्ना विभाग को काफी नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही चीनी मिलों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। अगले पराई सत्र में ये नुकसान आगे ना हो, उसके लेकर आज कैबिनेट मंत्री सौरभ हुगुना ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये कहा कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा कहा गया अगले पराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरा, इस बार हमारे गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा, जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नई सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है, उसके ऊपर हमारी एक चर्चा हुई है। साथ ही हमारे स्किल डेवलपमेंट विभाग में कुछ लोगों के प्रपोजल्स थे। HCL टेक्नोलॉजी जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने हमको कोई प्रपोजल्स दिए हैं हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर जनपद नीति के अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपने समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई ना करती तो फिर सरकार का बड़ा स्टैंड लेना पड़ सकता था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए, समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटनाएं हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए। नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की विभिन्न आपको बता दें समस्याएं जो है वो पहले फिलहाल विभाग ने छांटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद नोटियाल ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डाटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी नहीं बढ़ेगा। यहां पर साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा, ये भी उनके द्वारा कहा गया। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा सभी जनपदों में अप्रैल महीने तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसे देखते हुए देहरादून जनपद में आयुष्मान योजना पर वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में अभी तक 80% से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नहीं है या जिन
जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वही लोग आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं। माननीय मंत्री जी के जैसे निर्देश थे तो उसमें आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद देहरादून में 80% से ज्यादा लोगों की आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो जो लोग छूटे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड एक डिजिटल प्रोसेस है और ये ऑनलाइन ही इसको बनाया जाना है, तो जिन लोगों के नाम 2011 की यदि लिस्ट में नहीं है और ये जिनके किसी वजह से राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, अधिकतर वही लोग अभी वंचित रह गए हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। तो जैसे ही उन लोगों के राशन कार्ड बन जाएंगे और वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बना दिए जाएंगे। वैसे सभी बड़े चिकित्सालयों में हमारे आयुष्मान मित्र बैठे हुए हैं, जो अस्पतालों में जो भी पेशेंट आ रहे हैं जिनका यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वो उसके लिए इंटाइटल है, तो उसी समय उनके हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मेडिकल अफसर जो इंचार्ज हैं उनको निर्देश दिया है कि क्योंकि अब आयुष्मान कार्ड आदमी अपने ऑनलाइन भी खुद भी बना सकता है, आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी खुद बना सकते हैं, नियरेस्ट CSC पे जाके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए जागरूकता करने के लिए आशाओं के माध्यम से हम लोगों को घर घर ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो इंटाइटल हैं जिनके बन सकते हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च तक 100% वो अपने जनपद में। राजधानी दून में हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर आमजन मानस की शिकायतें सुनी जाती है और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए भी सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित है, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रीवेंसेस या जो क्षेत्रों में समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए एप्लीकेंट्स और उनके पत्र प्राप्त हुए हैं। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर बीइंग कॉल्ड इन जनता दिवस। प्रयास यही रहता है कि मौके पर ही निस्तारण अधिक से अधिक ग्रीवेंसेस का किया जाए और कुछ में जहाँ पर इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ये भी प्रयास किया जाता है कि जॉइंट टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हुए क्षेत्र में भेजी जाए और उसमें बाय इवनिंग और इन अ डेज टाइम रिपोर्ट्स आ जाएं जिससे हम रिजॉल्व कर सकें कोई डिस्प्यूट है या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका रिकॉर्ड से, फैक्ट से और जो पूर्व रेफरेंस हैं उनसे कॉल करने पड़ते हैं ऑब्जर्वेशंस और उसके बेसिस पे फिर निर्णय होता है। तो ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है कि जो कनेक्ट है वो बढ़ता जाए आम जनमानस से और जो ट्रस्ट है ऑफ पब्लिक ऑन। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं इसी महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ ही भाजपा के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां चल रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी महीने में ही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी करा लिए जाएं। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिला अध्यक्षों के भी।
हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दोनों तस्करों के पास से 6,540 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके से 2 नशे के तस्करों को 1,440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर बलपुरा के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नशीली दवाइयां तस्कर कहां से लाते हैं, इसका भी पता लगाने में पुलिस जुट चुकी है। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुरवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया। और एसओजी और बनपुरवा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल है और जो गोलियाँ वो बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल पब्लिक गोलियां जो है वो बरामद की है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस जो कार्य है, इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही भवाली थाना क्षेत्र में एक अन्य अभियुक्त को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 400 ग्राम के आसपास चरस बरामद हुई है और वो लोकल भवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो समय समय पर अलग अलग थाने की जो टीमें, एसओजी की टीमें जो ऐसे नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारा जनता से और जितने भी अभिभावक हैं उनसे, इसके साथ ही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके जो संचालक, उनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को ये जो नशे का एक कारोबार फैल रहा है, इससे बचाने के लिए अपने लेवल पर भी वो लोग प्रयास करें। सर, देखो, इन्फॉर्मेशन है ये उसी तरीके से आई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उनको इस तरीके की नशीली गोलियां दे रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर फिर एक जगह जहाँ पर इस तरीके का स्टोर किया हुआ था, वहाँ से वो किया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आने पर हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। लोहाघाट में हो रहे भीषण पेयजल संकट को सिस्टम का दोष माने या अधिकारियों की गलती। मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में लोहाघाट नगर के लोगों को 4 से 5 दिन में भी नाम मात्र का पानी मिल पा रहा है, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया है। निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत का आधार ही नगर की पेयजल समस्या का तुरंत समाधान करने का लोगों को भरोसा दिया था। नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने भी जल संस्थान की कार्य प्रणाली पर आक्रोश जताया है। नगर के लोगों में भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनवरी महीने में इतनी भयंकर किल्लत आज तक वो पिछले इतने सालों में आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मार्च अप्रैल आते आते तो हमें 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी मिलेगा, वो भी 30-40 मिनट पानी मिलेगा। मेरा कहना तो ये है कि देखिए सर, जो यहाँ टैंक बने हैं, जो इनका स्टोरेज टैंक है, वो आज से 40-50 साल पुराने टैंक है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने टैंकों पे काम करना चाहिए। पानी तो है ही, पानी अगर मान के चलिए, अगर इनके टैंक और बड़े होंगे जिस हिसाब से आज है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पानी स्टोरेज ज़्यादा होगा, तो लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। अब पानी आपके टैंक हैं बिल्कुल आज से। रिव्यू लिफ्ट योजना तो हमारे लिए, नगर के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। देखिए, कागज़ों पे और मेरा मानना है कि खाली कहने भर से नहीं होगा, धरातल पे अतिशीघ्र जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए। और जिससे कि मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल 3 साल के अंदर पानी जल्द से जल्द पहुँच जाए तब तो ठीक है। अगर वही 20-25 साल लग जाएंगे घोषणा के बाद भी, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा और लोग कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे। मुझे लगता है कि जो सरयू योजना पे
जो काम होना है जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता है। अगर लोगों को अगर पानी नहीं मिलेगा, आज मूलभूत सुविधा आप देखो ना, हर आदमी पानी पर निर्भर है। अगर बाई चांस उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं तो पलायन करेगा ही करेगा। उसका कारण, और ये बहुत बड़ा कारण होगा, अगर पलायन यहाँ से लोग करते हैं तो पानी उसका बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि पानी नहीं होगा कि जल ही जीवन है, तभी कहा गया है। और अगर पानी नहीं होगा तो लोग ये लोहाघाट में रहकर, क्षेत्र में लेकर क्या। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।